इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने ड्रा करने हैं और इंटरप्रेट कुछ सर्किट डायग्राम्स करने हैं, जिस तरह स्विचेस, रेजिस्टर्स, हीटर्स, थर्मिस्टर्स, और उनके बारे में उनको समझना है और उनको कंबाइन करना है। एंड ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू फॉलो इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये, अगर आपके पास एक सर्किट है तो इस सर्किट के अंदर मौजूद ये चीज़ भी कंपोनेंट कहलाई जाएगी, ये चीज़ भी आपका कंपोनेंट है और ये चीज़ भी आपका कंपोनेंट है। सब की सब चीज़ें आपकी कंपोनेंट कहलाई जाएंगी। पहली चीज़ आपने ये समझनी है। दूसरी चीज़ कि ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का नाम स्विच है। जब भी आपने सर्किट के अंदर स्विच लगाना होगा, लिखने के दौरान, कॉपी में लिखने के दौरान, बोर्ड पे ड्रा करने के दौरान, तो आप वो स्विच इस तरह बनाएंगे, ना कि ऐसा स्विच बनाएंगे 3D जिस तरह आपके घर में लगा हुआ है। तो स्विच की जो पहचानने की जो निशानी है सर्किट के अंदर, वो ये वाली है। और रेजिस्टर्स जो फिक्स्ड रेजिस्टर्स होते हैं, जो रेजिस्टर्स चेंज नहीं होते हैं, तो उनके पहचानने की निशानी ये है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो आप कहेंगे कि ये जो है रेजिस्टर है। अगर रेजिस्टर की सिंबल ऐसी भी आपके सामने कहीं आए तो भी बात सेम है, दोनों आपस में भाई भाई हैं, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। और उसके बाद अगर ऐसा कोई आए रेजिस्टर, तो आपका ऐसा रेजिस्टर कहलाया जाएगा वेरिएबल रेजिस्टर। और इस सिंबल को जहाँ भी आपको सर्किट में हीटर बनाना हो, तो हीटर की सिंबल आप इस तरह से बनाएंगे कि ये 4 खाने आप इस तरह से बना के आप उनको ये दे देंगे। और इसी तरह जो रेजिस्टर वेरिएबल है, उसकी सिंबल भी आप कुछ इस तरह रेजिस्टर की तरह ही होगी। फिर उसमें से ये एरिया, अगर ऐसी सिंबल आए तो भी वेरिएबल रेजिस्टर है, अगर ऐसी सिंबल आए तो भी वेरिएबल रेजिस्टर है। अगर ये सिंबल आए तो वो हीटर के नाम से पहचानी जाएगी। ये जो सिंबल है, ये बैटरी की सिंबल है। ये बैटरी का एक सेल है, यानी कि सेल समझ लें कि ये एक सेल है सिर्फ। अगर ये सिंबल आए, यानी कि जिसमें बहुत सारे सेल्स लगे हुए हों, तो आप कहेंगे कि ये बैटरी है। अगर सिर्फ ये सिंबल हो, ये वाली, तो आप इसको बैटरी नहीं कहेंगे, आप इसको एक सेल कहेंगे, यानी कि सोर्स। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये क्या है, ये सेल है या बैटरी है, तो आप कहेंगे कि ये जो है, ये सेल नहीं है, बैटरी नहीं, ये सेल है। जिसके अंदर ये सेल बहुत ज़्यादा होंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो बहुत सेल हों तो आप उसको कहेंगे बैटरी। तो आगे हम चलते हैं। तो आपके पास ये जो चीज़ है, ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर की सिंबल इस तरह भी होती है, रेजिस्टर, और उसकी सिंबल यूं कुछ। तो रेजिस्टर के ऊपर ऐसी सिंबल हो, एल, उल्टी एल टाइप, तो उसको आप थर्मिस्टर भी कहते हैं। यानी कि रेजिस्टर जो आपका थर्मिस्टर, हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस काम का होता है। उसके बाद ये जो रेजिस्टर की सिंबल है, इस सिंबल को आप कहते हैं कि ये सिंबल है आपकी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर की, यानी कि एलडीआर की। जब लाइट होगी तो रेजिस्टेंस ये कम देगा, जब रेजिस्टेंस लाइट नहीं होगी तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा देगा। तो ये आपका एलडीआर इस तरह का काम करता है। ये जो सिंबल बीच में ऐसे भी हो तो भी ठीक है, अगर ऐसे बीच में हो रेजिस्टर तो भी सही है। बाकी जो फिलामेंट लैंप है, जो आपके पास बल्ब घर में लगा होता है, जो पिछले पुराने दौर के बल्ब होते थे जो लाल रोशनी देते थे, वो बल्ब फिलामेंट बल्ब होते हैं, जो बिजली ज़्यादा मतलब वो करते थे। उनकी सिंबल कुछ इस तरह की है। अगर उनकी सिंबल ऐसे आए तो भी ठीक है, अगर उनकी सिंबल ऐसे आए तो भी ठीक है। दोनों सिंबल्स फिलामेंट लैंप की हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है, तो आप कहेंगे ये कंपोनेंट फिलामेंट लैंप का कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट किसका कंपोनेंट है? स्विच का कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कौन सा है भाई? ये बैटरी का कंपोनेंट है। जहाँ भी ये सिंबल आए ए वाली, तो आप कहेंगे कि ये जो चीज़ है, ये एमीटर को शो कर रही है। अगर यहाँ इस तरह सा होता और यहाँ लगा होता ए, तो आप कहते कि इस सर्किट के अंदर एमीटर लगा हुआ है। अगर आपका यहाँ वोल्टेज होता तो आपका वोल्टेज कुछ इस तरह से होता, यूँ चल के, फिर इस तरह वोल्टेज होता, फिर उसके अंदर ये वोल्ट मीटर, फिर उसके अंदर ये यूँ होता। तो जहाँ भी वी सिंबल होगी तो वोल्ट, जहाँ भी ए सिंबल होगी तो एमीटर। इसी तरह जहाँ भी गैल्वानोमीटर लगा होता है, गैल्वानोमीटर भी मालूम होता है करंट करने के लिए मालूम, एमीटर भी मालूम होता है करंट को मालूम करने के लिए, और वोल्ट मीटर भी मालूम होता है वोल्टेज को मालूम करने के लिए। अब फ़र्क ये है गैल्वानोमीटर और एमीटर में,
एमीटर ज़्यादा तादाद में करंट मालूम करता है, ज़्यादा मिकदार मालूम करता है, लेकिन गैल्वानोमीटर थोड़ा सा भी करंट होगा तो मालूम कर लेगा। मसलन आप मोबाइल लेके जाते हैं मोबाइल बनाने वाले के पास, उसको आप कहते हैं कि बैटरी जो है वो पावर नहीं उठा रही, तो वो बैटरी को चेक करेगा गैल्वानोमीटर के साथ, क्योंकि अगर थोड़ा भी करंट आएगा गैल्वानोमीटर में तो गैल्वानोमीटर उसको बताएगा कि भाई करंट है। और उसके बाद जो मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल आपकी कुछ इस तरह की होती हैं, जहाँ भी ये कॉइल हो तो आप उसको समझेंगे कि ये मैग्नेटिक कॉइल है। बाकी जो ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर हमारा इस साइड का होता है, उसका एक इस साइड को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और इस साइड को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। बीच में इन दोनों के दरमियान कोई भी कनेक्शन नहीं होता फिजिकल। बीच में समझे पानी हो या ऑयल हो या हवा हो, लेकिन बीच में इनका कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता ट्रांसफार्मर का। और जो बेल होता है घर में लगा हुआ, अगर आप सर्किट बना रहे हैं कि मेरे घर के अंदर एक बेल है, तो बेल की जो बेल वो नहीं जो बेल चार टांगों वाला होता है, बल्कि बेल वो जो ये दो टांगों वाला यानी सर्किट वाला हो, वो बेल जो घंटी है। तो इसका जो सर्किट है वो अगर आप बनाएंगे तो उसको आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास है फ्यूज़। जहाँ भी आप फ्यूज़ बनाएंगे तो फ्यूज़ का आप सर्किट इस तरह से देंगे, ये आप सीधा बना के और उसमें से नीचे सीधा वायर गुजार के जाएंगे तो ये आपका फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद अगर आप रिले की सिंबल बनाएंगे तो रिले की सिंबल भी बिल्कुल ईजी है, इस तरह से ये सिंबल करके और बीच में आप इसको ऐसे करके और उसके बाद यहाँ से आप स्विच लगा देंगे जो बताएगा कि ये जो है वो सिंबल है रिले की। तो इस हिसाब से ये रिले की सिंबल हो जाती है। डीसी पावर सप्लाई आपका जहाँ भी होगा, यानी कि जहाँ आप डीसी पावर सप्लाई दें, जहाँ आप बिजली वो दें जो डीसी हो, तो आप उसको इस तरह से दिखाएंगे। लेकिन अगर एसी पावर सप्लाई हो तो आप उसको इस तरह से दिखाएं, या आप एसी सप्लाई को ये मतलब ये सिंबल दे के और उसके बाद ये दे के और उसके बाद आप इसको इस तरह से और इसको इस तरह, तो ये भी एसी सौर पावर सप्लाई हो जाएगा। जो डायोड है, डायोड को हम इस तरह से दिखाते हैं और बिल्कुल इस तरह। और इसकी जो ये साइड है ये कैथोड साइड कहलाई जाती है और ये कैथोड साइड नेगेटिव होती है। आप यहाँ देखें इसको बार है, ये शो करे कि दिस इज़ नेगेटिव, और ये जो इसकी साइड होती है ये पॉजिटिव एनोड साइड है। अब इसके पास आपके पास ये लाइट इमिटिंग डायोड, ये ऐसा डायोड है जो लाइट को इमिट करता है, जो लाइट को निकालता है। जो भी आपके पास आजकल घरों में एलईडीज़ हैं वो सारा का सारा इसका किया धरा है, वो सारा इसका आप शुक्र अदा करें जो लाइट इमिटिंग डायोड है। तो लाइट इमिटिंग डायोड की सिंबल भी डायोड की तरह ही होती है, लेकिन उसको आप यूं इनक्लोज करके और उसमें से लाइट के लिए आप ये दो एरो बाहर निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि इसमें से रोशनी बाहर निकल रही है। डायोड्स ओनली अलो करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन। डायोड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, बाकी दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं करने देंगे। फ़र्ज़ करें कि आपका ये डायोड है, इसकी आप थोड़ी शक्ल देखें और इसकी शक्ल आप थोड़ा ध्यान से देखें। इसकी जो नेगेटिव साइड है वो नीचे है और इसकी नेगेटिव साइड ऊपर है। अगर करंट यहाँ से जाएगा तो नेगेटिव साइड में रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये करंट हो गया स्टॉप। और यहाँ जो नेगेटिव साइड, अगर करंट जाएगा यहाँ, यहाँ पॉजिटिव साइड है इसकी, तो करंट यहाँ से गुजर के सीधा जाके इस फिलामेंट को जाके टंगस्टन फिलामेंट को जाके जलाएगा। इसका मतलब जब डायरेक्शन को हमने इस तरह से लगाया तो इस डायरेक्शन में वो अलो कर रहा है करंट को, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में उसको लगाया तो वो डायरेक्शन को करंट को इस डायरेक्शन में अलो नहीं कर रहा। तो दे कैन बी यूज्ड, तो इसलिए हम कहते हैं डायोड्स ओनली अलो करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। दे कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट डैमेजेस टू पोलराइज्ड कंपोनेंट्स। ऐसे कंपोनेंट जो अगर हम उनको वायर्स उल्टी लगाएं तो वो जल जाएं, तो ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर हम डायोड लगा लेते हैं, ताकि अगर वायर फॉर एग्जांपल उल्टी भी लग जाए तो वो चीज़ जले ना। उस चीज़ को जलने से बचाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो है डायोड। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी जो हमने पढ़ने हैं। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट जो होता है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं आर इन अ सिंगल लूप, वो सारे के सारे सिंगल लूप होते हैं। ये आपका कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इस एंड से और इसी की दूसरी एंड से दूसरा कंपोनेंट और इसी की तीसरी एंड जाके बैटरी से लगती है। तो इस हिसाब से ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंगल लूप में हैं। एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट एनी ब्रांचेस। और करंट आपका इसमें से आगे चल के
करंट इसमें आएगा विदाउट एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के बगैर। तो जब सर्किट्स आपके सीरीज़ में होंगे तो उनकी जो ब्रांचेस होंगी वो भी सेम ही होंगी। और इस तरीके से अगर मोल बल्ब्स आर पुट इनटू द सर्किट देन द बल्ब्स विल बी डिमर देन बिफोर। अब क्या होगा, यहाँ आप एक चीज़ समझें। अगर आपका करंट यहाँ आया 5 एम्पियर करंट, उसमें से 2 एम्पियर करंट गया, 1 एम्पियर करंट गया, और इस तरीके से अगर आपके पास तीसरा यहाँ लगा लिया हमने, चौथा यहाँ हमने लगा लिया, फिर क्या होगा कि आपकी जो बल्ब हैं वो डिम हो जाएंगे, उनकी जो लाइट है वो कम हो जाएगी। जब भी आप घर के अंदर लाइट्स लगाएं और लाइट्स पहले सही जल रहे हैं लेकिन आपने जब दूसरी लाइट्स लगाई तो उनके बाद उनकी लाइट डिम हो जाए, तो आप समझ जाइएगा वो लाइट सीरीज़ में लगी हुई हैं। बाकी जब भी आप घर में चीज़ लगानी होती है तो वो सीरीज़ में आपने नहीं लगानी, वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में ही लगानी है। If more bulbs are put into the circuit, then the bulbs will be dimmer than before. If one bulb breaks, then the circuit is broken. अगर ये बल्ब जल जाए तो आपका जो करंट यहाँ से आ रहा था यहाँ वो स्टॉप हो जाएगा, वो करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो सीरीज सर्किट का ये मसला है, तो अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ ज़ाया हो जाए बीच में तो आगे वाले बेचारे खड़े हो जाए इंतज़ार में, उनके पास करंट नहीं पहुँचेगा। तो इफ़ वन बल्ब ब्रेक्स देन द सर्किट इज़ ब्रोकन एंड ऑल द कंपोनेंट्स स्टॉप वर्किंग। बाकी जो भी दूसरे कंपोनेंट्स होंगे वो वर्किंग करना स्टॉप हो जाएंगे। कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द वायर। पैरेलल के अंदर जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द वायर में कनेक्ट होते हैं। एक आपकी वायर यहाँ चली आई और इसी में से ये वायर ब्रांच अलग और इसी में से ये ब्रांच अलग। जब अलग अलग ब्रांचेस में करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब इनकी ब्रांचेस अलग हो गई हैं, तो इसके अंदर करंट अलग जाएगा, इसके अंदर करंट अलग जाएगा। अगर ये जल जाएगा तो इस चीज़ के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे इफ़ मोर बल्ब्स आर एडेड देन द लैम्प्स स्टे ब्राइट। आपके जो लैम्प्स हैं वो जलते रहेंगे, वो ब्राइट ही रहेंगे। अगर जितने भी आप कनेक्ट करते जाएं आपके जो बल्ब हैं वो ब्राइट ही रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो वोल्टेज है दे टेक फुल वोल्टेज। इफ़ वन बल्ब ब्रेक्स, इसके अंदर यह है कि अगर एक बल्ब ब्रेक होता है तो द अदर कंपोनेंट्स ऑन डिफरेंट ब्रांचेस कीप वर्किंग। दूसरे जो हैं वो काम करेंगे। अवर होम सर्किट्स आर पैरेलल। हमारे घर के अंदर जो भी सर्किट्स हैं वो पैरेलल के अंदर हैं। तो ये अगर आपका सर्किट जल गया तो ये आपका सर्किट चलता रहेगा। अगर ये आपका सर्किट जल जाएगा और ये जला नहीं है तो ये आपका सर्किट चलता रहेगा। तो पैरेलल में ये फ़ायदा है। इसी वजह से घर के अंदर अगर हमारी एक चीज़ जल जाती है तो दूसरी चल रही होती है। तो इस चीज़ से हमें ये नतीजा अखज़ होता है कि घरों के अंदर जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं हैं तो जाके पैरेलल करवाएं। करंट इन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट अगर हम देखें तो आपके पास ये जो करंट है ये 0.5 एम्पेयर आ रहा है और ये आपका टंगस्टन का फिलामेंट है। यहाँ करंट आपका 0.5 एम्पेयर है, यहाँ भी करंट आपका 0.5 एम्पेयर है। इसका मतलब अगर आप सीरीज़ में आ रहे हैं तो आपका जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ से आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि करंट सेम रहेगा, करंट चेंज नहीं होगा। तो एम मीटर कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सीरीज सर्किट। तो एम मीटर आपका कहीं भी सीरीज सर्किट में आप लगा सकते हैं। इस सीरीज सर्किट के अंदर आप एम मीटर कहीं भी लगा सकते हैं एंड विल ऑल गिव द सेम रीडिंग। और हर जगह पे वो रीडिंग जो देंगे वो सेम ही रीडिंग होगी। एमीटर यहाँ भी सेम रीडिंग देगा सीरीज़ में, सीरीज़ में एमीटर आपकी यहाँ भी सेम रीडिंग देगा। सीरीज़ सर्किट अगर होगा तो एमीटर यहाँ भी रीडिंग सेम देगा, जिससे मतलब ये होता है कि सीरीज़ के अंदर आपका करंट सेम होता है। इसी तरीके से पैरेलल सर्किट के अंदर जो करंट होता है वो हर कंपोनेंट के अंदर अलग अलग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है तो इसके अंदर करंट ज़्यादा जाएगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कम करंट कम जाएगा। तो हर ब्रांच के अंदर करंट अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ब्रांच की मर्ज़ी के हिसाब से जाएगा। तो इस हिसाब से करंट हर ब्रांच के अंदर अलग अलग होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट जो है वो हर ब्रांच के अंदर अलग अलग होगा। The total current flowing around the circuit is equal to the total of all the currents in the separate branches. तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि इस ब्रांच के अंदर 1.5 है तो यहाँ भी 1.5 ही हो, यहाँ नहीं, क्योंकि पैरेलल के अंदर हर ब्रांच के अंदर करंट अलग अलग होगा। लेकिन अगर सभी ब्रांचेस का करंट हम ऐड करें
तो जवाब में हमें वही सेम करंट ऊपर वाला मिलेगा, ये चीज़ ज़रूर है। अगर आप A1 करंट का टोटल मालूम करते हैं तो A2 और A3 एम्पेयर और एम्पेयर एमीटर 4 एमीटर 3 एमीटर 2 सब का करंट मालूम मिलाएं तो आपको एमीटर 1 का करंट मिलेगा। एमीटर 1 का करंट है 5.5, यहाँ हमने लिखा 5.5, एमीटर 2 का है 1.5, एमीटर 3 का है 3, एमीटर 4 का है 1। अब अगर इन तीनों को हम मिलाते हैं तो वो हो जाएगा 5.5। तो एमीटर 1 ने भी 5.5 दिया, इन तीनों ने मिला के भी हमें 5.5 दिया। तो ये पैरेलल के अंदर होता है कि सब मिलके सही जवाब देते हैं, लेकिन एक एक का वो अलग अलग होता है। वोल्टेज इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट अगर आपने मालूम करना तो मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट सर्किट द वोल्ट मीटर मस्ट बी इन पैरेलल विद इट। हमने पीछे भी एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि वोल्टेज अगर जब भी आपने मालूम करना हो वोल्ट मीटर के साथ, तो जिसका आपने वोल्टेज मालूम करना है उसके दोनों एंड में आपने वोल्ट मीटर को लगाना है। जब आपने उसको दोनों एंड में वोल्ट मीटर लगाया तो ये पैरेलल हो गया, क्योंकि आपने इसी के सामने वोल्ट मीटर लगाया है, तो ये पैरेलल हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर आपके पास ये है 1.5 वोल्टेज बैटरी वाला आपके पास बैटरी है, आपने इसका मालूम करना है वोल्टेज, तो इसके वोल्टेज मालूम करने के लिए आपने जो वोल्ट मीटर लगाना है वो बिल्कुल इसके ऊपर लगाना है ताकि आप इसकी वोल्ट मीटर मालूम कर सकें पैरेलल में। और ये जो है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मालूम होता है एंड टू एंड, और सॉरी यानी कि टर्मिनल टू टर्मिनल आप इसका दोनों साइडों पे आप इसका लगाएंगे। और इस हिसाब से आपके पास अगर सीरीज़ में सर्किट के अंदर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मतलब सप्लाई होता है, शेयर होता है बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट, सो द वोल्टेजेस अराउंड सीरीज सर्किट ऑलवेज एड अप टू द इक्वल सोर्स वोल्टेजेस। सीरीज वोल्टेज जो है आपके सीरीज और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होते हैं शेयर बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स, सो द वोल्टेज अराउंड अ सीरीज सर्किट, तो जाके जो वोल्टेज है सीरीज सर्किट के अंदर हमेशा एड अप हो टू इक्वल द सोर्स वोल्टेजेस। एंड पैरेलल सर्किट के अंदर ऑल कंपोनेंट्स गेट द फुल सोर्स वोल्टेजेस। पैरेलल सर्किट के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स का जो वोल्टेज होता है वो बराबर होता है, इसका भी 12 वोल्ट होगा, इसका भी 12 वोल्ट होगा। तो वोल्टेज दोनों यानी कि सब कंपोनेंट्स का पैरेलल के अंदर सेम होगा। बाकी सीरीज़ के अंदर उनका वोल्टेज अलग अलग होगा और पोटेंशियल डिफरेंस करंट उनका सेम होगा। तो हम ये कहें अगर यहाँ सिंपल सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, लेकिन पैरेलल के अंदर सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। सीरीज़ के अंदर इन सीरीज़ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, अगर आपके रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड हों तो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज़ द सेम। तो करंट जो है आपका हर रेजिस्टर के अंदर वो आपका सेम रहेगा। अगर आपके पास यहाँ करंट आई जो है 1 है और आपका यहाँ करंट I2 है और यहाँ करंट आपका I3 है, तो इफ़ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वो बराबर होगा टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। जिस तरह VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, आपने इन सब का जो करंट देखेंगे वो करंट सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग होगा। अगर आपने मालूम करना है तो तीनों का आप वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ऐड करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इफ़ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में थ्रू ईच रेजिस्टर द सेम, तो I1 का जो करंट आएगा वो सेम I2 के बराबर होगा, I2 का सेम करंट I3 के बराबर होगा, जो भी आप लेंगे वो एक दूसरे के बराबर ही होंगे। If total resistance of R of resistors in series is equal to the sum of all the individual resistances, अगर आपने टोटल रेजिस्टेंसेस मालूम करने हैं तो R1, R2 और R3 सब को मिला के आपने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। पैरेलल के अंदर इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स थ्रू ईच रेजिस्टर। फिर क्या होगा कि पैरेलल के अंदर हमने पढ़ा कि करंट सब ब्रांचेस के अंदर अलग अलग होता है, जब अलग अलग होगा तो इसका करंट, इसका करंट और इसका करंट, तीनों का करंट हम मिला के जो जवाब निकालेंगे वो ही टोटल करंट के बराबर होगा।
इसलिए इफ़ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो एक बात है, उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस ऑल। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा सेम वही यहाँ, सेम वही यहाँ। पोटेंशियल डिफरेंस का कोई मसला नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका बराबर ही होगा, लेकिन करंट सब में अलग होगा। यहाँ एक चीज़ और समझें कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम लेकिन करंट सबका अलग। सीरीज के अंदर करंट सबका सेम लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग। And if the total resistance of a number of resistance in parallel is given by the formula 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, अगर आपने resistance total मालूम करना है तो इस फार्मूले से हम मालूम करेंगे। पैरेलल के अंदर if the total resistance of a number of resistors in parallel is given by the formula 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। R1 जो है आपके पास 18 ओम है, R2 आपके पास 12 ओम है, R3 आपके पास 6 ओम है। आपने पैरेलल के अंदर इन तीनों रेजिस्टेंसेस को अगर ऐड करना है तो पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंसेस को ऐड करने के लिए जो फार्मूला है वो है ये वाला 1 अपान आर टी, 1 अपान आर वन, 1 अपान आर टू, 1 अपान आर थ्री। तो 1 अपान आर टी आपके पास जो है वो मिलेगा बाद में, लेकिन 1 अपान आर वन आपने जब लिखा तो 1 अपान आर वन आपके पास 1 अपान 18 प्लस 1 अपान आर टू जो है 1 अपान 12, 1 अपान आर थ्री जो है 1 अपान 6 है। तो आपके पास अब जो है टोटल एलसीएम वगैरह करने के बाद आपके पास वैल्यू मिला 11 अपान 36। तो आर टी का जो मिलेगा वो था 1 अपान आर टी का 11 अपान 36। अगर उसको आर टी करेंगे आर टी अपान 1 तो हो जाएगा 36 अपान 11, तो वोल्टा हो जाएगा। अगर आप 11 का टेबल 36 पे लगाएंगे तो वो हो जाएगा 3.27। तो इन सब का जो रेजिस्टेंसेस आप ऐड करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो 3.27 ओहम मिलेगा। Action of a variable resistor and diode. What is a variable potential divider? आखिर ये भला क्या है? Potential divider divide up the voltage within a circuit. सर्किट के अंदर वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसका नाम पोटेंशियल डिवाइडर है। और सो दैट द पार्ट्स ऑफ द सर्किट ओनली रिसीव द वोल्टेज दे रिक्वायर, ताकि जो सर्किट जिस हिसाब का जितना वोल्टेज लेना चाहता है उतना ले। दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर रेजिस्टर्स इन सीरीज अक्रॉस अ पावर सप्लाई। उसके लिए हमने क्या करना होता है पोटेंशियल डिवाइडर को बनाने के लिए कि पावर सप्लाई के साथ हमने सीरीज में उसके अक्रॉस 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने होते हैं। इस एग्जांपल के अंदर द लोअर द रेजिस्टर has the half the total resistance, the lower the resistor has half the total resistance। जो lower resistance होगा उसको आप half the total resistance of the two resistors होगी, so its shares of the voltage from the battery is also the half। तो इस हिसाब से जो वहाँ बैटरी की सप्लाई होगी वो भी हमें वहाँ हाफ पहुँचेगी। इफ वन ऑफ द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ वेरिएबल रेजिस्टर, अगर उनमें से एक जो रेजिस्टर है आप उसको वेरिएबल रेजिस्टर के साथ रिप्लेस करते हैं, देन द आउटपुट वोल्टेज कैन बी वेरीड, तो आपका आउटपुट वोल्टेज वेरी हो सकता है। इन दिस एग्जांपल इट कैन रेंज फ्रॉम 0 to 3 वोल्ट डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग टू द वेरिएबल रेजिस्टर। वो डिपेंड करता है वेरिएबल रेजिस्टर की सेटिंग के ऊपर। A circuit such as this one could be used as a radio volume controller। इस किस्म के जो सर्किट्स हैं, जो पोटेंशियल डिवाइडर जैसे सर्किट्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं वॉल्यूम कंट्रोल्स के लिए। वॉल्यूम को कंट्रोल अगर हमने करना होता है तो इस किस्म के हमें सर्किट्स की ज़रूरत होती है। What is diode and how does it rectify? डायोड क्या बला है, क्या चीज़ है और वो रेक्टिफाई क्या होती है, आखिर रेक्टिफाई चीज़ है क्या? आपके पास ये है एनोड और ये है आपका कैथोड। एनोड के पास चार्ज है पॉजिटिव और कैथोड के पास चार्ज है नेगेटिव। डायोड जो है एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है दैट अलोज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। डायोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट को अलो करता है कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो। इट इज़ पोलराइज्ड विथ टू लेट्स, द एनोड एंड द कैथोड। उसके अंदर दो वायर्स होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो सिर्फ और सिर्फ करंट को अलो करता है एक ही डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में ये अलो नहीं करेगा। ये सख्त आदमी है। इफ़ द एनोड इज कनेक्टेड टू द हायर वोल्टेज देन द कैथोड
देन द कैथोड, देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अगर एनोड को आपने हायर वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है, कैथोड को कम वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है, तो आपका करंट एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। आप इसको नाम देंगे फॉरवर्ड बायस। इसी तरीके से अगर इफ़ द डायोड इज़ रिवर्स्ड, सो द वोल्टेज एट द कैथोड इज़ हायर, तो वोल्टेज आपकी जो कैथोड के ऊपर होगी वो हायर होगी, और वोल्टेज जो एनोड के ऊपर होगी वो लोअर होगी। अब क्या होगा कि करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में अलो नहीं करता। ये कहता है कि मैं वन वे हूँ, वन वे अलो करता है, बाकी को अलो नहीं करता, टू वे नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स बायस। अगर इसको उल्टा हम करंट पास करेंगे तो हम इसको रिवर्स बायस नाम देंगे। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? द डायोड हैज़ एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस, सो एज अ करंट फ्लो थ्रू इट एंड द बल्ब लाइट्स अप। फॉरवर्ड बायस में जिस तरह ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस इस तरह से होगा कि ये जो डायोड की साइड है ना, ये डायोड की साइड पॉजिटिव साइड कहलाई जाएगी, और जिस साइड के ऊपर ये नेगेटिव है, ये डायोड की साइड नेगेटिव है, तो नेगेटिव की साइड डायोड की पॉजिटिव की तरफ ना हो, यहाँ डायोड का पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है डायोड की पॉजिटिव की तरफ से डायोड का पॉजिटिव हो, तभी जाके यहाँ से करंट इस फिलामेंट की तरफ आएगा, तो हम इसको कहेंगे कि यह फॉरवर्ड बायस है और करंट आराम से गुजर गया, अब ये सक्सेसफुल होगा। बाकी जो है यहाँ आप देखें, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। आपने क्या किया है कि अभी हायर पोटेंशियल को मोड़ दिया है अपने नेगेटिव के साथ, तो ज़ाहिरी बात है ये उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो अब ये करंट यहाँ से नहीं गुजरेगा, करंट को ये अलो नहीं करेगा। इस किस्म की बायसिंग को हम रिवर्स बायस कहते हैं, और इस डायरेक्शन में करंट को अलो नहीं करता, इसलिए तो डायरेक्ट डायोड के ऊपर बदनामी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट को अलो करता है। तो डायोड हैज़ एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस, इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जाएगी ना, तो फिर वो अपना दिखा लेगा कि भाई मैं इस डायरेक्शन में जाने नहीं दूंगा, आप भले कुछ भी कर लें। सो द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू इट एंड द बल्ब डज नॉट लाइट अप। फिर क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं होगा और जाहिर बात है वहाँ बल्ब भी नहीं जलेगा। बाकी रही बात रेक्टिफिकेशन की, तो रेक्टिफिकेशन बिल्कुल सिंपल टॉपिक। एक चीज़ समझ लें कि बिजली एक ऐसी होती है, दूसरी डीसी। डीसी बिजली में, ऐसी बिजली में से डीसी कन्वर्ट करने के लिए जिस किस्म की चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जिस बंदे की हमें ज़रूरत है, वो डायोड। और डायोड जब इस्तेमाल होता है ना, जब डायोड के ज़रिए से हम कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में, एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करते हैं, या हम यूपीएस को चार्ज करते हैं ना बिजली के साथ, तो यूपीएस को हम जो चार्ज करते हैं, उसके लिए चार्ज करने के लिए यूपीएस रेक्टिफिकेशन करता है। यूपीएस चार्ज करने के लिए जो डायोड इस्तेमाल करता है, डायोड को हम रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन जो है, डायोड कैन बी यूज टू कन्वर्ट एसी alternating current to DC current. The diode lets the forward part of the AC through but blocks the backward part. डायोड क्या करता है कि AC का एक हिस्सा छोड़ता है जो पॉजिटिव वाला होता है, जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है उसको छोड़ता नहीं, जिसकी वजह से सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है, और हम कहते हैं अब AC नहीं हुई, अब DC हो गई, डायरेक्ट हो गई, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव हो गई। We can see how the current changes, हम देख सकते हैं how the current changes the AC input using the trace on a cathode ray oscilloscope। अब आप ये देखें, ये आपके पास AC आ रही है, बिल्कुल एक शरीफ सी। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से डायोड रख दिया। अब डायोड है यहाँ, और यहाँ आपके पास डायोड है, और डायोड की इस तरफ हमें DC आउटपुट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डायोड क्या करेगा कि AC का जो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, उसको इजाज़त देगा कि आप मुझ में से गुजर जाइए। जैसे ही डायोड में ये आएगा, तो डायोड इसको इजाज़त दे देगा, भाई आप जाएं, आप मेरे अपने बंदे। और जैसे ये नेगेटिव पोर्शन आएगा, ये वाला, और इसको कहेगा कि भाई आप कौन होते हैं, आप जाने वाले, तो इसको नहीं करेगा, तो क्या होगा कि वहाँ गैप हो जाएगी। फिर ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वाले को डायोड छोड़ देगा, तो आपके पास ये दूसरी इस तरह से आ जाएगी। तो इस हिसाब से हमें जो पूरी वेव मिलेगी वो सारी की सारी पॉजिटिव मिलेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो हमें वेव मिली है, दिस इज़ हाफ वेव, और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। सो दिस इज़ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हमने डिस्क्राइब करना एक्शन ऑफ द थर्मिस्टर एंड द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स एंड शो अंडरस्टैंडिंग देयर यूज एज इनपुट ट्रांसड्यूसर्स। ये आपके पास थर्मिस्टर है और ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। एक ट्रांसड्यूसर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ट्रांसड्यूसर के अंदर, ट्रांसड्यूसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जो एनर्जी के एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करता है। थर्मिस्टर क्या करता है? थर्मिस्टर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीज। आपका जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होती है। एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर इज हाई। जब टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगी, एंड उसमें से लो टेम्परेचर के ऊपर करंट कम पास होगा। अब जैसे ही वो हीटअप हो जाएगा, जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, जैसे ही उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो है थर्मिस्टर की वो जो है लो हो जाएगी, एंड मोर करंट कैन फ्लो थ्रू देम, और उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। थर्मिस्टर्स यूज्ड इन अ फायर अलार्म सर्किट। थर्मिस्टर्स को हम फायर अलार्म सर्किट के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्मिस्टर का काम ही ऐसा है। अब क्या है कि थर्मिस्टर्स यहाँ लगा हुआ है, जैसे ही थर्मिस्टर को ये ज़्यादा हीट होगी, अब देखें कि ये वोल्टेज आ रहा है, ये आराम से यहाँ पहुँचा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इस बेल को जलाए या इस लाइट को जलाए। अब क्या हुआ, थर्मिस्टर को इसने रोक दिया। थर्मिस्टर को इसने रोका क्यों? इसलिए रोका क्योंकि थर्मिस्टर कह रहा था कि मैं तो ठंडा हूँ, मेरे पास तो कोई गर्मी है ही नहीं, इसलिए मैं आपको क्यों इजाज़त दूँ आगे जाने की। फिर जैसे ही वहाँ गर्मी हो जाएगी, वहाँ बिजली या वहाँ हीटअप हो जाएगा, तो थर्मिस्टर कहेगा कि भाई अब आप जाओ। वो गर्म हो जाएगा, तो वहाँ से जैसे ही करंट पास होगा तो वो उस लाइट जलेगी। लाइट जलेगी तो हम कहेंगे भाई घोड़ा जो है वहाँ बिजली आ गई है, और फायर अलार्म हमें सब कुछ बता देगा। एट रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मिस्टर हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मिस्टर को जो रेजिस्टेंस होगी वो बिल्कुल हाई होगी, एंड वोल्टेज द रेजिस्टर इज़ टू लो, और ट्रांजिस्टर को जो वोल्टेज देगा वो बिल्कुल लो होगी। एज टेम्परेचर राइजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो गई। ज़ाहिर बात है, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट को अलो करेगा, करंट को अलो करेगा तो करंट वहाँ जाएगा जहाँ उसको जाना चाहिए, बिजली बल्ब के पास, बल्ब को जाके जलाएगा, बेल को जाके उसको रिंग करेगा। सो मोर करंट फ्लो टू द ट्रांजिस्टर। इस तरीके से ज़्यादा करंट ट्रांजिस्टर की तरफ पास होगा, एंड द अलार्म इज स्विच ऑन। फिर उसके बाद अलार्म आपका स्विच ऑन हो जाएगा। बाकी रही बात इस बेचारे एल डी आर लेड डिपेंडेंट रेजिस्टर की, तो एल डी आर जो है डिक्रीज होता है एज द लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। जैसा ही लाइट की शिद्दत बढ़ती है तो एल डी आर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है। इन डार्क एट लो लाइट लेवल द रेजिस्टेंस ऑफ इन एल डी आर इज हाई। एल डी आर की जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल हाई हो जाती है, एंड लिटिल करंट कैन फ्लो थ्रू, और उसमें से बिल्कुल कम करंट फ्लो होता है। इन ब्राइट, जब रोशनी हो जाती है तो इन ब्राइट लाइट the resistance of LDR is low। LDR की रेजिस्टेंस कम होती है, एंड करंट कैन फ्लो थ्रू इट, और करंट उसमें से आराम से पास हो जाता है। LDR यूज्ड इन अ सिक्योरिटी लाइट सर्किट। LDR जो है आपका सिक्योरिटी लाइट सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है। इन डे लाइट द LDR हैज़ अ लो रेजिस्टेंस। डे लाइट के अंदर जो LDR है उसको लो रेजिस्टेंस है, एंड अ लो शेयर, और उसको लो शेयर ऑफ द बैटरी वोल्टेज होती है, बैटरी वोल्टेज उसको बिल्कुल कम मिलती है। टू लो टू स्विच द ट्रांजिस्टर ऑन, जिसकी वजह से वो ट्रांजिस्टर को भी ऑन नहीं करता। इन डार्कनेस, डार्कनेस में क्या होता है कि जो LDR की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, सो डज इट शेयर ऑफ द बैटरी वोल्टेज, सो डज इट शेयर ऑफ द बैटरी वोल्टेज, तो उससे वो बैटरी वोल्टेज को शेयर करता है। दिस इज नाउ सफिशिएंट टू स्विच द ट्रांजिस्टर ऑन, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, एंड द बल्ब्स लाइट अप। एंड फाइनली रिलेस। A relay is a device which uses a low current circuit to switch a high current circuit on or off। एक रिले एक ऐसी डिवाइस है जो इस्तेमाल करती है लो करंट सर्किट को टू स्विच अ हाई करंट सर्किट ऑन और ऑफ, जो हाई करंट सर्किट है उसको ऑन और ऑफ जो है वो रखे। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, एक बहुत बड़ा रिले जो है वो इस्तेमाल होता है कार्स में फॉर स्विचिंग द स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर होती है उसको स्विच करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बड़ी रिलेज होती हैं, बिकॉज इट ड्राज अ वेरी बिग करंट। स्टार्टर मोटर एक बहुत बड़ा करंट अलो करती है, जिसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है कि आपके पास एक कॉयल होती है, और आपके पास ये कॉयल के कनेक्शंस हैं। इस तरफ आपके पास लो करंट है, और इस तरफ आपके पास हाई करंट है। यहाँ से आपके स्विच कॉन्टेक्ट्स होते हैं,
और ये आपका एमेच्योर है। जैसे ही आप एमेच्योर को कनेक्ट करते हैं या जैसे ही आपकी कॉइल के अंदर कनेक्शन आ जाता है तो आपके स्विच ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। व्हेन द स्विच इन द लो करंट इज़ क्लोज्ड, जब आपके लो करंट सर्किट के अंदर आपका स्विच क्लोज हो जाता है, इट टर्न्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है, विच अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर, आयरन आर्मेचर को वो बाद में अट्रैक्ट करता है। द आर्मेचर्स पिवोट्स, आर्मेचर जो है पिवोट क्लोज होता है एंड क्लोजेस द स्विच कॉन्टेक्ट्स इन द हाई करंट। फिर क्या होता है कि जैसे ही ये आर्मेचर जो है ये नीचे आ जाता है तो इसकी तरफ ये आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं। व्हेन द लो करंट स्विच इज ओपन, और जैसे ही आपका लो करंट स्विच ओपन होता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉप्स पुलिंग द आर्मेचर, और उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो आर्मेचर को पुल करना स्टॉप कर देती है एंड हाई करंट सर्किट इज ब्रोकन अगेन, और उसके बाद आपका हाई करंट सर्किट अगेन ब्रोक अप हो जाता है। In the next video, we will discuss about the digital electronics, and that would be very, very much interesting. Hope you will be there.